नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे अब तक की एक अहम और बड़ी खबर से, और वो है जी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से दोहराया गया है। पहले भी वो बातें यकीनन उसके हवाले से जो है वो काफ़ी जोर देकर कहा गया था। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके मनसूबा साजों मास्टर माइंड के खिलाफ जो है कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है, ना झुटलाया जा सकेगा ना ही बिगाड़ा जा सकेगा। फिर कुछ करप्शन केसेस के हवाले से मैं बात करनी है, जिसमें अलकाद ट्रस्ट, तोशा खाना और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मामला है। इसके ऊपर जो है वो हम करेंगे बात। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब कल अपनी नई पार्टी का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। काफ़ी देर से इस चीज़ के हवाले से कहा जा रहा था कि मुतवक्किल है, लेकिन कल फाइनली ये ऐलान होने जा रहा है। अब्दुल अलीम खान को कहा जा रहा है कि वो पहले सदर होंगे इस पार्टी के और ओन चौधरी पार्टी के ऑर्गेनाइजर होंगे। यकीनन आपके इल्म में है कि बड़े अहम लोग थे जो कि PTI का हिस्सा रह चुके हैं। बजट के हवाले से मरीम और औरंगजेब साहिबा जो हैं वो एक अच्छी होप, एक अच्छी उम्मीद जो है वो दे रही हैं। वो कह रही है बजट इत्तेहादी हुकूमत बना रही है और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना उनकी तरजीह है। किस तरीके से दे पाएंगे, किस तरह ये मुमकिन हो पाएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा सवाल उठाया और इसके हवाले से पहले से काफ़ी खबरें आई थी कि शायद पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम जो हैं वो और गिर जाएं। क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो रूस से कोई बड़ा मुआहिदा करने जा रहा है, जिसकी वजह से फिर हम देखेंगे जिसके नतीजे में ये दाम जो है वो नीचे आएंगे पेट्रोल के, और यकीनन एक बड़ा रिलीफ होगा अगर हुकूमत ये करने में कामयाब हो जाती है। फिर दो अहम केसेस हैं जी, पंजाब में इलेक्शन का मामला है और इसके अलावा रिव्यू एंड जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहिश साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। ख्वाहिश साहब एक बड़ा अहम दिन, एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ें यकीनन जिनके बारे में कहा गया था, लेकिन एक बार फिर से उसके ऊपर एक मोहर जिसको कहें कि सख्त हुई है तो गलत नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो प्रेस रिलीज इशू की गई है ISPR की तरफ से, वो तो बजाते खुद ही बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ों के बारे में जिक्र करती है। मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाके इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आम हालात में फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग एक रोज़ा होती है। सिर्फ जंग के दौरान ये 2 दिन के लिए हुई है, मुझे याद है एक दफ़ा। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ये 4 दिन की यानी 4 रोज़ा कोर फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि जंगों से भी ज़्यादा गंभीर इशू उनके सामने था। लिहाजा जो कुछ उन प्रेस रिलीज ने कहा है वो तो अपनी जगह है, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से कल तक मीडिया के ज़रिए भी, अखबारात के ज़रिए भी ये सब तक पहुँच जाएगी। मैं इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये बात तय हो गई है अब कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो जर्नैल है या वो जज है, वकील है या वो सहाफ़ी है, क्लर्क है या वो बॉस है, सिपाही है या वो DIG है या IG है, कोई भी ये हक नहीं रखता कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान के आईनी अदारों पर हमला करे, और अगर वो ये कोशिश करता है तो उसकी गर्दन दबोचना ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी काम है और तमाम लॉ एनफोर्सर का भी काम है। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि मुल्क के जो दुश्मन है वो अंदरूने मुल्क तो हैं ही, बैरूने मुल्क भी हैं। बैरूने मुल्कों से गैर मुल्की फंडिंग लेके पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे से दो चार करना मेरे ख्याल से दलाली का काम है। ये दलाली किसी पाकिस्तान को जेब नहीं देती, एक। दूसरी बात ये है कि ये कौन कर रहा है। जब इसकी हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो फंडिंग आती है ये या अमेरिका करता है या भारत करता है। सबूत इसका मौजूद है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। इजराइल ये भी अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान का, क्योंकि इजराइल की क़यादत आज की नहीं, सदा से ये समझती है कि जब तक पाकिस्तान मौजूद है फ़लस्तीनियों की हमायत और उनकी इमदाद करने को ख़त्म करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो जस्टिफाई हो गया। मैं उन हैंडलर्स की बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की हरकत, जिस किस्म की कभी कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को कमिटी ऑफ नेशन में जलील करने के लिए, उनकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो माफ़ी के ना मुस्तहिक हैं, ना उनके साथ माफ़ी की जानी चाहिए। सही। थोड़ा और डीप चलते हैं। इशू क्या है?
इशू है सी पैक। इशू क्या है? इशू है मुमकिनात के पाकिस्तान शायद चाइना और रशिया के तहत बनने वाले ब्लॉक में शामिल हो जाए। अब ये जब दो बातें आप सामने रखते हैं तो आपको इससे तकलीफ किन को है वो वाजे हो जाते हैं। अमेरिका को सख्त तकलीफ है, यूरोप को भी सख्त तकलीफ है। इसलिए हमें समझ में आती है कि बाहर से बैठ के ये मुआवनत कौन कर रहा है, ये फंडिंग कौन कर रहा है। क्या इस तरीके से इन हरबों से हमें रोका जा सकता है? क्योंकि वो हमारी कौमी सालमियत के, हमारी कौमी यानी इस्तेहकाम के फ़ैसले हैं, वो हमने करने हैं, वो हमारे फ़ैसले नहीं कर सकते। माजी में होता रहा है जब मेड इन वाशिंगटन डिसीजंस यहाँ इम्पोज होते थे, बट नो लॉन्गर दैट सिचुएशन इज़ देयर। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी देखिए इंसानी हुकूक बड़े पामाल हो गए जी। उसके ऊपर एक तो चीफ साहब बहुत वाज़े तौर पे बोले हैं कि ये ड्रामाबाजी बंद होनी चाहिए, इसका हमारे एक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं होने जा रहा। मुझे बताइए कि मैं ऐसे इंसानी हुकूक पर लानत भेजता हूँ कि आप अपनी मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले करें, आप अपनी मियाँ वाली जैसी एयर बेस के अंदर पेट्रोल के ट्रक लेके जाके जहाज़ों को आग लगाना चाहें, आप कोर कमांडर का घर रैंसैक कर दें, आप GHQ के ऊपर हमला करें। पूछे ना कोई आपको, क्योंकि इंसानी हकूक़ बड़े आड़े आ जाएंगे। 1,00,000 मरतबा लानत है इन इंसानी हकूक़ पर जो अपने मुल्क की तबाही का बायस बनते हों। वो कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, बिल्कुल। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग यहाँ बैठ के ये वकालत कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की कि वो पायमाल हो रहे हैं, इसलिए कि एक्शन हो रहा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई के सानियात किए हैं, कोई हमदर्दी मुझे उनके साथ नहीं है, ना ही उनके आर्गूमेंट में कोई रत्ती भर जान है। अच्छा बुखारी साहब, ये स्टेटमेंट आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल है? और मेरे ख्याल में कि अब ये ख़तरनाक भी है एक तरह से कि कसरत से जमा किए गए हैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद, ना उनको झुटलाया जा सकेगा ना उनको बिगाड़ा जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में जो एक दलील पहले दी जा रही थी वो तो अब मेरे ख्याल में और कमज़ोर पड़ जाएगी अगर इस तरह के शवाहिद जो हैं वो। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ों पे एतराज़ उठाया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहते हैं जो एतराज़ उठाते हैं। एक तो ये कि जी आर्मी कोर्ट्स में क्यों ट्रायल हो रहा है। भाई 1952 में कानून मैंने तो नहीं बनाया था ना आपने बनाया था। और अगर एक कानून चला आ रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी अहमियत और अफादियत मौजूद है, तभी तो वो अब तक चल रहा है ना। दूसरी बात यह है कि जब आप एक्ट ऐसा करेंगे जिसके ऊपर गिरफ्त उस एक्ट के तहत आती हो तो आपका ट्रायल होगा। और दूसरी बात यह है, जो शवाहद की बात आपने की है, एक बाकायदा तवील लिस्ट मेरे पास मौजूद है, वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताऊं कि टोटल कितने लोग उस दिन बाहर निकले थे, उनमें से कितने लोगों की शनाख्त बाकायदा उनकी वीडियोस से हो चुकी है, कितने लोगों की शनाख्त टेलीफोन कॉल्स की वजह से हो चुकी हुई है। लिहाजा अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है उनके बारे में। और यही वजह है कि डर भी इसी बात का है कि अगर उन शवाहद की बुनियाद पर मुकदमात कायम होते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं, ट्रायल होते हैं, तो जान बचाना मुश्किल है। आपने सिविल अदालतों का हाल तो देख लिया है, हमारे यहाँ क्या होता है। मैं ये रोना रो चुका हूँ कई दफ़ा कि हमारे अदालती निज़ाम का भी जो भुरकस निकला है इस पूरे अरसे में, उसकी भी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। हम पहले ही बदकिस्मती से 130वें नंबर पर थे, लेकिन जो शाहकार फैसले हमने इस अरसे में दिए हैं वो हमें किस नीची सतह पर ले जाएंगे कोई उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस वक्त मुमकिन है फील ना हो रहा हो कि इसका क्या नुकसान होगा, लेकिन आने वाले वक्त में इन फैसलों को उसी तरह से जैसे भुट्टो के फैसले को जुडिशल मर्डर कहा गया, उसी तरह से इन फैसलों का मजाक भी उड़ेगा। कुछ तो इनकी मौजूदगी में उड़ रहा है। मैंने कुर्द साहब जो है, अली अहमद कुर्द साहब, उनका एक फैसले के ऊपर तबसरा मैंने आपको सुनाया था, फिर एक मरतबा मैं अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ कि जब पानामा का फैसला हुआ अकामा के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने ये फैसला लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त भी उसके ऊपर तबसरा हो रहा है। ठीक है, खुल के नहीं हो रहा इसलिए कि वो आड़े आ जाती है तौहीन अदालत और पता नहीं क्या क्या। ये तौहीन अदालत भी हमारे मुल्क में जितनी कसरत से इस्तेमाल होती है किसी माशरे में नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है दिस इज़ द लास्ट थिंग जजेस विल एवर इनिशिएट। अच्छा बुखारी साहब, बहुत पीछे रह गई कहीं वो बातचीत की बातें, मुज़ाकरात की बातें, ये कर लें, ये टीम बना दें, वो बना दें, क्योंकि अब तो इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ एक्शन होगा। ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग से पहले
प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम अब पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसके बाद पीडीएम के प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम इनसे मुज़ाकरात पीडीएम न पहले कर रही थी और ना हम आइंदा करेंगे। इसने ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग का जो एलामिया आया है, इसने और आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी है कि कैसी पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं जिसके ऊपर इस किस्म के खौफनाक इल्ज़ामात हों। आइसोलेशन होगी, आइसोलेशन हो गई है। अगर आपने वो वायरल हुई हुई वीडियो देखी है जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ और ये कि बाकी लोग छुप गए हैं जाके, ये छुपे वही हैं जो मुंह छुपा के आपकी पार्टी में आए थे। मैंने पहले भी कहा था कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ। किसी ने एक अच्छा जुमला इसके ऊपर कसाया कि अच्छा है जी स्क्रूटनी हो गई है, बाद में जो भागते अब भाग गए हैं तो बेहतर हो गया। लेकिन वो भागते भागते तबाही कर गए हैं तहरीक इंसाफ की भी और खान साहब की भी। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या? अब ट्रायल होने शुरू हो रहे हैं। जजेस के ऊपर भी प्रेशर है। जजेस अपनी मर्जी से एक जमानत मांगो 12 नहीं दे सकते अब, ना देनी चाहिए। वो बाई वन गेट वन फ्री वाला मामला अब खत्म होना चाहिए, इसलिए कि ये केसेस आएंगे बाकायदा एविडेंस के साथ। ये पहले मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, इसकी अपील मुमकिन है सिविल कोर्ट्स में। यस सिविल कोर्ट में अपील है, लेकिन अपील में भी चूंकि ये केसेस इतने सॉलिड बने हुए होंगे कि जजेस के लिए इतना आसान नहीं होगा किसी को भी स्कॉट फ्री जाने देना। अच्छा, ठीक है। यानी वो एक मतलब अगर कुछ लोगों को इस पे मसला है तो यानी है मौजूद, सिविल कोर्ट्स के अंदर अपील का राइट तो है। एब्सोल्युटली ये है। मैंने कहा ना कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है। ठीक है। हाँ। ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। सही। इसीलिए इसके ऊपर राइट ऑफ अपील भी है, एक नहीं है, दो अपीलों का। लेकिन आप वो बात ठीक कर रहे हैं कि उन जब केस इतना सॉलिड जाएगा एग्जैक्टली तो फिर छोड़ेंगे कैसे आप? आर्मी कोर्ट्स के अंदर वो केसेस इतने स्ट्रांग होते हैं, वो सरकारी वकील वाला हाल नहीं होता। और एक और बात जो आयशा कहनी चाहिए यहाँ, वो ये कि बहुत सा इबहाम फैलाने की कोशिश की गई कि जी फौज में जर्नैल एक पेज पर नहीं है, जी वो सारी फौज जो है उसमें डिवीजन है जी एंड एवरीथिंग। ये जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग होती है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इसमें सभी होते हैं। तो ये भी एक मैसेज और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि आर्मी इज वन यूनिट। कोई उसके अंदर डिवीजन नहीं है। जो लोग जिम्मेदार थे 9 मई के, उनका यौम हिसाब मुकर्रर हो चुका हुआ है और हो रहा है साथ साथ। ठीक है, यानी ये भी एक क्लियर मैसेज था जो आज दिया गया। एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा भाई साहब, पिंडोरा बॉक्सेस तो और भी खुल रहे हैं, काफी हमने बात कर लिया, लेकिन बात करने को और चीजें भी हैं। करप्शन केसेस हैं जिसमें अलकादर ट्रस्ट ले लें आप, तोशा खाना है, फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतनी रिश्वतें हैं कि बस अगर सुने तो आसान खता हो जाते हैं। करोड़ों रुपए की रिश्वतें एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो अब ये जो केसेस हैं, ये अब इनका क्या होगा? क्योंकि एक 9 मई के बाद तो खैर टफ टाइम है ही, लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी का नाम भी आ रहा है, फिर उनकी सहेली का नाम भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें, धोखाधड़ी फ्रॉड के मुकदमात तो उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तो अब ये केसेस आपको कहाँ जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो अकरम प्लस थे ना, वसीम अकरम प्लस, उन्होंने जो तबाही मचाई है उसकी जिम्मेदारी तो खान साहब को लेनी पड़ेगी ना, इसलिए कि उनको बहुत बरवक्त फौज की क़यादत की तरफ से और कुछ दीगर जो यानी ओपिनियन मेकिंग अदारे होते हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इससे जान छुड़ा लें, ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। मगर चूँकि वो पर्ची की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर बने थे, वो जिसको कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कोई जादू टोना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो उसके तहत बने थे, इसलिए उनसे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं था। फिर एक वक्त में ये बात भी हमने सुनी कि किसी ने ये कहा है, और आपको पता है वो कौन है, किसी कि अगर बुजदार गया तो तू भी गया। और हुआ भी ऐसे ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाइए जनाब बात जो है खान साहब के घर तक जाने वाली। देखिए, मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि ख़वातीन खाना तक नहीं पहुँचना चाहिए। मैंने हमेशा अगर मुआहिदा जो है वो मलिक रियाज और बुशरा बीबी के माबैन होगा तो फिर देखें ना, वही मैंने कहा ना कि रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है। मुझे नहीं समझ में आती कि कोई भी शख्स इतना बड़ा खिता अर्जी जो है और इतनी बड़ी रकम जो है बगैर किसी जवाब के दे देगा, ये मुझे समझ में नहीं आती। ये देखे ना, ये कोई चैरिटी हाउस तो खोला हुआ नहीं था उन्होंने। ये तो या तो हो ना कि उन्होंने किसी चैरिटी को अल्लाह वास्ते दे दिया, तो अल्लाह वास्ते तो कोई देता नहीं है। और फिर वो अल्लाह वास्ते दिए हुए के खिलाफ एविडेंस मौजूद है कि इतनी बड़ी रकम जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से भेजी थी, वो उनके जुर्माने की रकम में सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई। तो फिर ये इस इररिफ्यूटेबल एविडेंस को कौन झुटलाएगा? हाउ कैन यू मेक? देखिए, वो दूसरी बात है कि फॉरेन फंडिंग केस
ओपन एंड शट केस। सही। तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस, टेरियन खान केस ओपन एंड शट केस। वो बचने का एक ही तरीका था कि आप अदालतों में जाएं ही ना, मगर वो भी अब एक इंतहा हो चुकी ना उसकी भी। लेकिन वो तीनों खौफनाक केसेस हैं। इसी तरह से ये जो केसेस अब बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी वो घड़ी जो बेची गई थी वो ये इस्लामाबाद का एक दुकानदार था, उस दुकानदार ने पर्चा कराया। अब उसने कहा जी मेरी रसीद भी जाली है और मेरा नाम भी जाली इस्तेमाल किया है उन्होंने। आप मुझे बताएं कैसे रिफ्यूट करेंगे इसे आप? तो बात घर तक पहुंची है, विच इज़ बैड। मतलब नहीं होना चाहिए था। ये तो वो केसेस है ना जो हम सुन रहे हैं, अदालतों में चल रहे थे। ये अब कितने केसेस हैं? ये तो अब समझ से ही बाहर है ना कि कितनी मैं हैरान हो गया हुई, कितने करोड़ रुपए मैं हैरान हो गया ये सुन के कि उन ऑफिसर्स के भी नाम अब पब्लिक होने वाले हैं जिन्होंने रिश्वत दे के पोस्टिंगें ली थी। अच्छा। आप हैरान होंगे, डीसी से लेके और कमिश्नर तक की पोस्टों की 5 से लेके 15 से लेके 25 करोड़ रुपए तक रिश्वत ली गई है। ये एलिगेशन है। और अगर ये साबित हो जाती है तो फिर अल्लाह की पनाह, मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान कैसे चल रहा था। अजीबोगरीब बात है ना ये। तो ये वो क्या कहते हैं कि ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये अल्टीमेटली ये मुकदमे गले तो पड़ने हैं, क्योंकि हमें रिजॉल्व ये दिखाई देता है कि अब इसमें रियायत होने वाली नहीं है। सही। ये जजेस कब तक रियायत देंगे मुझे बताइए? इनडेफिनेटली तो कोई भी अपनी पोजीशन में नहीं है ना। 3-4 महीने के बाद ये चीफ जस्टिस बदल जाएंगे, कोई और आ जाएगा, फिर क्या होगा? सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मामले को लटका तो सकते हैं, लेकिन उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम केस, पंजाब इंतखाबात केस का मामला है और उस पर नजरसानी की दरख्वास्त जो है उसकी समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए उनमें कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला अब तारीख बन चुका है। आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन आइन के निफाज पर सब क्लियर नहीं हैं। बुखारी साहब, ये एक मामला है जो मेरे ख्याल में काफ़ी तूल पकड़ चुका है अब तो, और जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही कह दिया है कि अब अमल दरामद मुमकिन नहीं है, क्योंकि फैसला जो है वो अब एक तारीख बन चुका है। खान साहब ने भी बड़ा ज़ोर लगाया और जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी बड़ा ज़ोर लगाया गया इस बात के ऊपर, लेकिन जो है वो मामला हो नहीं सका, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले ही वो प्रैक्टिकली उस तरह से पॉसिबल नहीं था। देखिए, 2-3 बातें आज की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि मुझे ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस साहब ने 14 मई का लफ्ज़ जो है अपनी ज़िद बना लिया हुआ है, लिहाजा वो उसके साथ लटके हुए हैं। वो कह रहे हैं वो तारीखी फ़ैसला है, हर चंद के काबिल अमल नहीं था। ये अजीबोगरीब प्रोपोजिशन है कि एक चीज़ काबिल अमल नहीं थी लेकिन है तारीखी। एनीवे, एक ये। दूसरा, मुझे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की ज़हनी कैफियत के ऊपर बड़ी मेरी रिजर्वेशंस हैं कि वो फरमा रहे हैं कि 15 मई की रात को मुझे लगा कि आइन इंतकाल कर गया है। यानी ये इतना हैवी जुमला जो है वो उन्होंने बोल कैसे दिया एज ए लॉयर। A lawyer is supposed to understand the constitution and its spirit better than a आम पाकिस्तानी like us। वो अगर इन आइन को इंतकाल करा के दफनाने के दरपे हैं तो फिर इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है। हैविंग सेड दैट, 14 मई जो है ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हक नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। यही पिटिशन लेके इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गया था कि जनाब ये इलेक्शन की डेट देना जो है या गवर्नर का काम था या ये हमारा काम है। तो गवर्नर ने तो डेट दी नहीं है, या आपने किस खाते में डेट दे दी है, उसका तो जवाब किसी ने नहीं दिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जब इलेक्शन कमीशन गया वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जवाब पेश करें कि क्यों 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब एक तो हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि उसकी एलोकेशन नहीं थी, बिकॉज दिस इज नॉट एन इलेक्शन ईयर जो बजट चल रहा है, बजट में नहीं है। दूसरा ये कि हमें सिक्योरिटी एजेंसीज ने मैन पावर और फोर्स देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा हमारी फोर्स सेंसेस वगैरह में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस वक्त आपको बंदे नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको आरओज और डीआरओज नहीं दे सकता। ये जवाब पेश किया गया जिसे उन्होंने दरखुर इतना नहीं समझा। फिर उन्होंने कहा गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है क्योंकि जगह जगह धमाके हो रहे हैं। टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं
वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यानी ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा केपीके में बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में भी और पंजाब के भी कुछ इलाकों में, अगर आपको याद हो। तो उनका अच्छा सिक्योरिटी एजेंसी से कहें हमें रिपोर्ट्स दें। लिहाजा ISI ने और MI ने रिपोर्ट्स सबमिट की कि ये सूरत हाल इस तरह है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्ट्स को भी दरखुर एतरा नहीं समझा और 14 मई पे सुई फंसा ली। अब वो 14 मई पे सुई फंसने के बाद क्या हुआ है वो आपके सामने है। एनीवे, असल में बात यह है कि अगर इस किस्म की चीज़ों का इदराक मारूजी हालात या जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ कहते हैं, ज़मीनी हकायक जो हैं, उसको मद्देनज़र रख के किया जाए और सिर्फ एक पार्टी के तकाजे पर उनको ओबलाइज करने के लिए ना किया जाए, तो अदालतें बेहतर फैसले कर सकती हैं। यकीनी तौर पे मुझे बिल्कुल यकीन है कि फ़ैसले ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा वर्केबल हो सकते हैं। लेकिन चूँकि यही ज़िद खान साहब की भी थी, लिहाजा उस ज़िद के पीछे किस हद तक गई कोर्ट कि आज उसको तारीखी तो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रैक्टिसेबल नहीं था, इम्प्लीमेंटेबल नहीं था। एनीवे, वो अगर इसको अभी भी अगर अभी भी इसको तारीखी कहना चाहते हैं तो कहते रहें। बहरहाल वो फिर उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एडजर्न हो गई हैं। अब देखते हैं कि उसका मंतकी इंजाम क्या होगा। सही, एक और केस की भी समाअत हुई है बकाया सब, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ने उसमें भी जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। इस केस को जो है वो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि पहली दफ़ा है, अब मुझे नहीं पता कि ये गुडविल के लिए है या द चीफ जस्टिस मीन्स इट, जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इनकरेजिंग है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) जो है ये तरमीम अच्छी है। हालांकि इस तरमीम के तहत जो तबाही मचाई गई थी इस तरमीम से पहले, वो आर्टिकल 63 का नफाज था। यहाँ पर आपको पता है पंजाब में किस तरीके से हुकूमत PTI के हवाले की गई थी। एनीवे, वो कहते हैं कि अच्छी जो कानून साजी है हुकूमत की, इसको हम सराहते हैं, ये पॉजिटिव जुमले आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे काम में दखल देना जो है तो वो हमारे हक में मदाखलत के मुतरादिफ है। तो यही कानून, यही जो पैमाना है, इसको इस पर भी अप्लाई करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने दे, हुकूमत को उसका काम करने दे। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शौक चढ़ा आया है ना कि जी रमूज़े सल्तनत हम चलाएंगे, वो अब ख़त्म होना चाहिए मेरे ख्याल से। एनफ इज़ एनफ। दूसरी बात यह है कि एक गलती की तरफ उन्होंने इशारा यकीनी तौर पे किया। उन्होंने कहा जी कि इसमें जो अपील का हक आपने कहा है इस तरमीम में, उसकी बजाय नज़र सानी का लफ्ज़ जो है वो, तो लग रहा है कि इस कानून साजी के हवाले से थोड़ी सी गुडविल हुकूमत की जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट ए बैड डेवलपमेंट। कानून साजी जब हो तो सुप्रीम कोर्ट का काम उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसको इंटरप्रेट करना है। सही है। आपको याद होगा वो जो कानून बना था जिसमें सुओ मोटो का एक्शन जो है उसके लिए 3 रुकनी कमेटी का कहा गया था, वो कानून अभी पास होके कानून बना नहीं था, स्टे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। ये अचंभे की बात नहीं, बहुत मज़ाक़खेज़ बात थी। तो इस तरह की जल्दबाजी करने की बजाय मेरे ख्याल से हुकूमत को कानून साजी करने देनी चाहिए और आला अदलिया का काम है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ढंग से करें। जी ठीक है। अच्छा, जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी, जिसका हम अब काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि आज हुआ और कल हुआ, तो कल फाइनली जो ऐलान है वो होने जा रहा है। बुखारी साहब कि कितनी बड़ी पार्टी बनकर ये उभर सकती है, किस किस्म की पोटेंशियल है इसके अंदर? ठीक है, वो तो हमें पता है कि जहांगीर खान तरीन साहब के अपने अंदर कितना पोटेंशियल है, PTI के लिए वो क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर चेयरमैन PTI जो है वो उस वक्त थे। अभी ये पार्टी जो है वो कितनी फ्लरिश करते हुए आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा और डेंट जो है वो PTI को डाल सकती है? पहली बात तो ये है कि इसमें तो मुझे कोई इबाम नहीं है कि ये नई पार्टी की तश्कील जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकती, इसलिए कि वो पुरानी पार्टियां हैं, एस्टैब्लिश पार्टियां हैं। और दूसरी बात यह है कि नून लीग के हवाले से ख़ास तौर से तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो साबका मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी की, वो साबका सिविल रूलर्स ने भी की कि शरीफ फैमिली डिवाइड हो जाए, नून लीग टूट के हिस्से बखरे हो जाएं, वो बकौल पाशी दे के कि शीन में से नून, नून में से ए में से बी में से सी, पता नहीं क्या क्या निकालते रहते थे। वो कुछ नहीं निकला। एक भी MPA और MNA इलेक्टेड जो था नून लीग का, वो पार्टी छोड़ के नहीं गया इन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद। एक
लिहाजा इस पार्टी में मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो पीटीआई से उड़ान भर के आके इनके पिंजरे में गिरेंगे। सही है। ये बात ठीक है कि वो तरीन साहब के लिए अजनबी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनमें से मेजॉरिटी वो है जिन्हें तरीन साहब लेके आए थे पार्टी में। हाँ, सही सही। ठीक है, तो अब तरीके इंसाफ 3-4 हिस्सों में बट गई है। कल भी हमने बात की थी उसके ऊपर। एक वो जो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, एक वो जो असेंबली में बैठे हुए हैं जो मुनहरफ हो गए थे, एक वो जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जाएंगे, और कुछ वो जो दूसरी पार्टियों में इक्का दुक्का जाके अकोमोडेट होंगे। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हमारे बाजू खुले हुए हैं। सईद गनी ने 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जरदारी साहब ने भी कहा, और दूसरा जमात इस्लामी ने, उन्होंने भी कहा कि जनाब ख़ास तौर से उनका हवाला कराची। अच्छा। कराची में चूँकि जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है, आपने देखा लोकल बॉडीज़ में उन्होंने कितना परफॉर्म किया अच्छा, तो उनका ख्याल ये है कि वहाँ के लोग उनमें शामिल हो जाएंगे, और ये इम्कान भी है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनेगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि वो इलेक्शन के इतने करीब पार्टी बना के और बस फिर तबाही मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी मतलब फिर मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट जो है वो नून लीग को पर जाता है ना। अगर हाँ, मतलब पंजाब के हवाले उस मुतहदा पीटीआई से उनका मुकाबला था तो यकीनन वो एक टफ मुकाबला होता है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रूसी पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है। बड़ी उम्मीदें जो हैं वो लोगों को लगी हुई हैं कि अगर शायद कहीं रूस से पेट्रोल आ जाता है तो उसकी कीमत पता नहीं कितनी जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। बुखारी साहब, ये क्या है, रूसी पेट्रोल की क्या कहानी है और ये कितना नीचे आ सकता है? अगर वाकई रूस से हम पेट्रोल लेने की पोजीशन में आ जाते हैं तो ये कितना नीचे आ सकता है? यकीनन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसके दाम नीचे आते हैं तो यकीनन बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इसकी थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये पहली दफ़ा जिक्र किया था इसका अपने पीटीआई के सरबराह जो हैं उन्होंने, लेकिन वो बगैर किसी ग्राउंड रियलिटी के किया था। उन्होंने सिर्फ खाली जिक्र ही किया था, क्योंकि जब फिर बाद में उनसे रब्ता किया गया, रशिया गए थे, हाँ जी, जब उन्होंने बाकायदा तौर पे रब्ता किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो कोई मुआहदे शुआदे वाली बात, क्या कोई बात ही नहीं हुई थी। एनीवे, वो अब मुआहदा हो गया है और पहला जहाज़ जो है वो आने वाला है। अच्छा, देखिए, हमारी जो है अपनी पाकिस्तान की टोटल खपत है ना पेट्रोल की, वो है 6.5 लाख बैरल। ठीक है, और हम रूस से खरीद रहे हैं 1 लाख बैरल। अच्छा, अगर ये साइकिल बन जाता है कि 1 लाख बैरल का जहाज़ चल पड़ा है, 1 लाख का पहुंच गया है, 1 लाख का रास्ते में है, तो फिर 10 से 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा। जो पहले हमारी कमज़ोरी थी कि हमारी रिफाइनरीज उनका ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकती थी, वो कमज़ोरी हमने ओवरकम कर ली है। ठीक है, अब हमारी ही अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनमें वो ऑयल जो है वो यानी अब ये फिनोमेना नहीं है रूसी तेल, अब ये हकीकत है। करेक्ट। और आपको पता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए पेट्रोल की कीमत जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से कारखाने चलते हैं, उसी से बिजली बनती है, उसी से सारा कुछ चलता है। तो पेट्रोलियम गुड्स की कीमत अगर नीचे आएंगी तो यकीनी तौर पे इकोनॉमी के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा बुखारी साहब, इससे बड़ा फिगर कोट किया जाता है, ये आपने 10 से 15 कहा है, लोग होपफुल थे कि शायद 100 रुपए तक भी दाम नीचे आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल वो होगा, क्योंकि जो कैलकुलेट किया गया है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है। मेरे ये आखिरी लफ्ज़ नहीं है कि 10-15 का पड़ेगा, मुमकिन है 25 का पड़े, 30 का पड़े, लेकिन 100 का भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फिर ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो हमारी सारी ज़रूरत तो रूस पूरी नहीं करने जा रहा ना, तो एक पार्ट पोर्शन आएगा उसका। तो बहरहाल उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अब इसमें रिफ्लेक्ट करेगा जो बजट हमारा बनने जा रहा है। यहाँ पर मैं ब्रेक में बात कर रहे थे, मरियम औरंगज़ेब ने बजट की बात की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बजट आए जो अवाम दोस्त भी हो और लोगों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ज़्यादा ना पड़े, यानी कोई तबाही ना हो जाए। तो इसके लिए नहीं, तो ये मुमकिन कैसे हो पाएगा बुखारी साहब? एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार। बजट IMF से मुआहदा हो जाता है तब भी नहीं होता, तब भी देखिए IMF से मुआहदा होने की उम्मीद तो मेरे ख्याल से हर गुजरते दिन के साथ दम तोड़ रही है। अच्छा, सिर्फ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़े से ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया था कि जी शायद इस महीने के रवा माह के आखिर तक ये मुआहदा हो जाए। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एग्रीमेंट हो या ना हो, मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं वो ये है कि जी मुआहदा हो जाए तो ठीक है, थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होता मुआहदा तो जीना तो आपने तब भी तो है ना, मुल्क की इकॉनमी तो चलानी है ना आपने। फिर आपके क्या ऑप्शंस खुलेंगे वो मेरे ख्याल से उसका प्रीमेच्योर है थोड़ा सा उसकी बात करना। लेकिन
अगर वो जिस ब्लॉक की बात हो रही है वो ब्लॉक अगर बन जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नहीं तो ये जो एक बात कही है महसन इकबाल साहब ने जो कहा है कि मौशी पॉलिसी 10 साल से कबल तो नतीजा नहीं हो सकती, तो ये 10 साल एक तवील अरसा है, उसके बीच में किस तरह से रिलीफ जो लास्टिंग पॉलिसीज होती हैं ना जी, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म, 3 तरह की। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं ना, जिसके ऊपर बुनियाद होती है पूरे बजट की, वो तो 1 साल उसका असरात नहीं मिलते, वो लगता है इतना अरसा उसमें। अच्छा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मिड टर्म जो पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट फौरी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन सा बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिर नए सिरे से ट्रैक पे डालने की एक कोशिश होगी। एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, आपको पता है कि हसन इकबाल साहब भी इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुसद्दक मलिक साहब भी हैं, और फिर खुद वो खुर्रम दस्तगीर साहब, ही इज़ ऑल्सो ए गुड हैंड, एंड ऑफ कोर्स इसाक डार साहब। और मैं नहीं समझता कि मुफ्ता इस्माइल साहब को इसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा। वो भी आजकल जो बात कर रहे हैं वो उतनी मखासमत या गुस्से वाली नहीं है जो चंद हफ्ते पहले वो कर रहे थे। तो ऑल दीज एफर्ट्स पुट टुगेदर मे बी एक ऐसा बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे अवाम की ज़िंदगी ज़्यादा और अजाब ना बने। और आज जरदारी साहब ने, हम चलते चलते बात कर रहे हैं इसकी, कि जरदारी साहब ने आज एक बिल्कुल टाइम, हाँ जी, मिसाक मईशत सेमिनार से खिताब किया है उन्होंने। 2-3-4 बातें उनकी बहुत कमाल की हैं। अच्छा 2-3, एक तो उन्होंने कहा कि महातीर मोहम्मद ने कहा था कि लोगों को पहले अमीर करो फिर उसके ऊपर टैक्स लगाओ, और गैर मुल्की सरमायाकार $1 के बदले 5 लेना चाहता है। सही है। उन्होंने कहा मुझे मौका दें, मेरी पॉलिसियों पे अमल करें तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो अच्छी पॉलिसीज जिस तरफ से भी दी जा रही हैं उसके ऊपर अमल जो है वो होगा। बहरहाल अवाम के लिए एक उम्मीद जो है वो ये हो सकती है कि इलेक्शन का साल है, तो शायद हुकूमत जो है वो सर तोड़ कोशिश करेगी, एडी चोटी का जोर लगाएगी कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो कुछ रिलीफ जो है वो अवाम के लिए भी दिया जा सके। तो इस सूरत में हो सकता है कि रिलीफ अवाम को मिल जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।